नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना महेंद्र सिंह इंदा बेलवा जी, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भालवानोपगढ़ से। मित्रों, इस कोरोना काल के चलते लंबे अरसे से लॉकडाउन के दरमियान आपकी शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, जिसमें कई सारे व्यवधान आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन मित्रों, कहते हैं हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ में हम समझौता हरगिज नहीं कर सकते, और उसमें विशेष है शिक्षा। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों की भावनाओं को समझते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए शिक्षा के साथ में कोई समझौता नहीं किया, और आपको ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्माइल प्रोग्राम के तहत आपको शिक्षा से पूरी तरह से जोड़ने का आवश्यक प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैंने भी उसमें अपना हिस्सा देने के लिए, अपनी भागीदारी निभाने के लिए आज एक छोटा सा प्रयास अपने विद्यार्थियों से रूबरू होने के लिए किया। रविवार का दिन था, तो सोचा टेक्निकल इश्यू तो हो सकता है, लेकिन उनके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। जहाँ तक मेरा संभव हुआ, मेरा प्रयास रहा कि विद्यार्थियों के लिए कंटेंट तैयार करके उन्हें प्रोवाइड करवाया जाए, और आपके सुझाव इस कंटेंट को लेकर के अपेक्षित हैं कि आपको ये वीडियो लाइक आए तो लाइक कीजिएगा, वरना मुझे सुझाव दीजिएगा ताकि मैं मेरे प्रयासों में और आगे गति दे सकूं। मित्रों, मैंने आज संस्कृत की वर्ण के विषय को लेकर के एक लघु कक्षा तैयार की है, जो आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था पाणिनि, और उसके साथ कात्यायन नाम के एक ऋषि और थे। पाणिनि और कात्यायन में एक बार शास्त्रार्थ होता है, और शास्त्रार्थ में पाणिनि कात्यायन से पराजित हो जाते हैं, और उस पराजय के कारण वे इतने दुखी होते हैं कि बड़े ही दुखी मन से प्रयागराज में जाकर के एक अक्षय वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर देते हैं। और भगवान शिव पाणिनि की उस तपस्या से प्रभावित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और पाणिनि जी को वरदान देने के लिए शिव पहुँचते हैं, और वरदान स्वरूप भगवान शिव अपने डमरू की 14 बार आवाज़ निकालते हैं। उस डमरू की आवाज़ को पाणिनि लिपिबद्ध करते हैं, और वही आगे चल कर के हमारे संस्कृत की वर्णमाला बन जाती है, माहेश्वर सूत्रों के रूप में। तो मित्रों, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो संस्कृत के वर्णों की शुरुआत है वो माहेश्वर सूत्रों से मानी जाती है। संस्कृत के वर्णों की उत्पत्ति, संस्कृत की सारी वर्णमाला उन माहेश्वर सूत्रों के इर्द गिर्द ही घूमती है, और वहीं से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मेरे विद्यार्थीगण कुछ कक्षा छठी के भी हैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, जिनके लिए ये वर्ण विचार काम आने वाला है। उनके लिए मैं बता दूं कि आपने पहले भी हिंदी के माध्यम से वर्ण के विषय के बारे में पढ़ा होगा। आपको गुरुजी ने पढ़ाया होगा वर्ण की परिभाषा के बारे में, वर्ण के प्रकारों के बारे में। एक बार पुनः आपका दोहरान करते हुए बताना चाहूँ कि हिंदी में जो वर्ण की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी है कि भाषा की वो सूक्ष्म इकाई जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। अर्थात किसी भी भाषा की जो शुरुआत है वो वर्ण के द्वारा ही होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को माना जाता है। तो हम किसी भी भाषा को सीखने से पहले उस भाषा की वर्णमाला के बारे में जानकारी अवश्य हासिल कर लें, ताकि हम उस भाषा के ऊपर अपनी पूरी पकड़ बना सकें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं सभी भाषाओं की जननी भाषा संस्कृत के वर्णमाला की, कि इस देवनागरी भाषा में वर्ण की व्यवस्था किस प्रकार से हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं वर्ण की परिभाषा को लेकर के। जो आपने हिंदी में लंबी चौड़ी परिभाषा पढ़ी है, इतना ज़्यादा लंबा वाक्यांश आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप संस्कृत की वर्णमाला में सिर्फ इतना ध्यान दे दें, वर्णः न विभक्ता, वर्णः न विभक्ता, यानी वर्ण बांटे नहीं जा सकते, वर्ण के टुकड़े नहीं होते। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई को वर्ण कहा जाता है, और वर्ण के कभी 2 टुकड़े नहीं होते। तो जो इकाई बढ़ती नहीं है वो वर्ण है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण मानी जाती है। बात करें वर्ण के प्रकारों की,
तो संस्कृत में वर्ण के मुख्य रूप से दो प्रकार माने जाते हैं। संस्कृत में वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, हल और अच। हल और अच। हल को व्यंजन कहते हैं और अच को स्वर कहते हैं। ये संस्कृत में दो प्रकार के वर्ण है। एक संशय आपके दिमाग में बन रहा होगा कि व्यंजन को हल क्यों कहते हैं, स्वर को अच क्यों कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से प्रत्याहार का निर्माण होता है। यदि आपकी डीप जानकारी है तो आपको बता दूं कि माहेश्वर सूत्र कुल संख्या में 14 थे। कितने थे? 14। और 14 में से जो प्रारंभ के जो 4 हैं उन 4 से होती है अच की उत्पत्ति, और जो अंतिम के 10 हैं उन 10 से हल की उत्पत्ति होती है। प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं वे अच का निर्माण करते हैं और अंतिम के जो 10 सूत्र हैं वो हल का निर्माण करते हैं। अब मित्रों, आगे बढ़ते हुए अपन हल अर्थात व्यंजन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम तो व्यंजन की परिभाषा। जैसे आपने हिंदी में व्यंजन की परिभाषा पढ़ी होगी कि व्यंजन को उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। संस्कृत में यदि आपको व्यंजन की परिभाषा पूछी जाए तो आप व्यंजनम तु अर्धमात्रिकम, क्या बताएंगे? व्यंजनम तु अर्धमात्रिकम। और इसका हिंदी होता है कि व्यंजन तो अर्धमात्रिक होते हैं, अर्थात व्यंजन की पूरी एक मात्रा भी नहीं होती, व्यंजन की आधी मात्रा होती है। अब आप ये नहीं सोचें कि सर हमने तो आज तक एक मात्रा या दो मात्रा या लघु या दीर्घ के बारे में पढ़ा, ये अर्ध मात्रा यानी आधी मात्रा क्या है। आपकी थोड़ी जानकारी के लिए आपके सामने शेयर कर दूं। मात्रा, मात्रा का मतलब होता है किसी वर्ण का उच्चारण काल। और सीधे अर्थों में बात की जाए अपनी खुद की भाषा में तो 1 सेकंड जो उच्चारण काल होता है वो एक मात्रिक कहलाता है। जिनके उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगे वो द्विमात्रिक कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में 2 से अधिक का समय लगे वो त्रिमात्रिक कहलाते हैं। और व्यंजन को उच्चारण करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता, इस कारण से व्यंजन को अर्धमात्रिक कहा जाता है। और वैसे भी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से कर ही नहीं सकते, क्योंकि बात आ रही है व्यंजनम तु अर्धमात्रिकम। अर्धमात्रिक अर्थात आधे व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में कभी दर्ज नहीं होता। उनका राशन कार्ड में नाम लिखवाने के लिए व्यक्ति पूरा होना चाहिए। तो इसी प्रकार से व्यंजन को पूरा करने के लिए स्वर उनकी सहायता करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि व्यंजन को उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन उच्चारित नहीं हो। अब विद्यार्थियों आगे बात करते हैं व्यंजन के प्रकारों की ओर। तो व्यंजन के संस्कृत में मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला है स्पर्श, जिसमें क से लेकर के म तक 25 व्यंजन आते हैं, जिसमें 5 वर्गों का समूह होता है। कु, चु, टु, तु, पु। कु यानी क वर्ग, क से ड़, चु यानी च वर्ग, च से य, टु यानी ट वर्ग, ट से ण, तु यानी त वर्ग, त से न और पु यानी प वर्ग, प से म। क से म तक 25 वर्णों का समूह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तत्पश्चात अंतःस्थ वर्ण संख्या में 4 होते हैं, य, व, र, ल, जिनको उच्चारण करने में हमारे श्वास वायु अंदर की ओर घुसती है, इस कारण से इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं और ये संख्या में 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 ही माने गए हैं, श, श, स, ह। तो 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतःस्थ हो गए और 4 ऊष्म हो गए। जब इन सबको जोड़ा जाता है तो 25 + 4 29, 29 और 4 33। संस्कृत में कुल व्यंजनों की संख्या यानी हलों की संख्या 33 मानी जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतःस्थ हो गए और 4 ऊष्म हो गए। कुल मिलाकर के संस्कृत में 33 व्यंजन हो गए। अब एक यहाँ आपका संशय रहेगा, य, व, र, ल। तो हिंदी वर्णमाला में भले ही आप इनको य, र, ल, व पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत की वर्णमाला में जब माहेश्वर सूत्रों के अनुसार इनको देखेंगे तो इनका यण प्रत्याहार बनता है और यण प्रत्याहार में इनका उच्चारण य, व, र, ल ही होता है। वर्ण का दूसरा प्रकार है अच यानी स्वर।
जैसे व्यंजन की परिभाषा थी व्यंजनम तु अर्धमात्रिकम, ठीक उसी प्रकार से स्वरों की परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः परिभाषा में ही इसका अर्थ आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। जो खुद विराजमान होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, या विराजमान होने का मतलब है जिनका उच्चारण करने में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती, वे खुद उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर भी संख्या में स्वर के भेदों को देखें 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऋस्व है, दूसरा दीर्घ है और तीसरा प्लुत स्वर है। ऋस्व यानी लघु स्वर जिसके उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है, ये एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ जिनके उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगता है, ये द्विमात्रिक होते हैं। और प्लुत जिनका चिन्ह इस प्रकार का होता है, इनको उच्चारण में 3 सेकंड का या 3 से अधिक सेकंड का समय लगता है, जिसको प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। तो एक बार पुनः आप देख लें, स्वर के भी 3 भेद बताए गए हैं, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। हाँ तो मित्रों, व्यंजनों का पहला प्रकार ऋस्व स्वर, माफ कीजिएगा, स्वरों का पहला प्रकार ऋस्व स्वर, जिसमें संख्या में 5 माने जाते हैं। अ, ई, उ, री, लृ। अ, ई, उ, री, लृ। इन सब के उच्चारण में मात्र 1 सेकंड का समय लगता है। इस कारण से इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ये संख्या में 5 कितने होते हैं? 5। तो 5 तो हो गए ऋस्व स्वर। उसके बाद दीर्घ, अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री, लृ का कोई दीर्घ नहीं होता, और ए, ओ, आई, औ। ये हो गए संख्या में 8। 5 हो गए ऋस्व स्वर एक मात्रिक वाले, 8 हो गए द्विमात्रिक वाले दीर्घ स्वर। 8 और 5 दोनों को जोड़ते हैं तो संस्कृत में स्वरों की संख्या बन जाती है 13। कितनी बन जाती है? 13। 33 हो गए व्यंजन, उसमें 13 हो गए स्वर। कुल मिला के ये संख्या बैठ गई आपके वर्णों की 46, जिसमें 33 व्यंजन हो गए और 13 स्वर हो गए। अब मित्रों, आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर खड़ा हो रहा होगा कि सर, जब आपने ऋस्व और दीर्घ में ही स्वरों की संख्या पूरी कर दी है तो ये प्लुत स्वर क्या है? तो जरा बात करेंगे अपन प्लुत के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। अभी अपन ने ऋस्व और दीर्घ के बारे में बात कर ली। ऋस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं। 8 और 5 मिलकर के 13 कुल स्वर बनते हैं संस्कृत में। प्लुत स्वर, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, संस्कृत जो भाषा है वो वेदों से चली आ रही भाषा है, सभी भाषाओं की जननी भाषा है। और प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, तब वे एक ही वर्ण का कभी कभी लंबा दीर्घ उच्चारण करते। अब आपने अ कह दिया आ, उसके बाद यदि आप आ, जैसे राम, यदि आप लंबा उच्चारण करते हैं किसी एक ही वर्ण के ऊपर दबाव डाल करके, उसको इस प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। और जिसका चिन्ह मैंने अभी आपको बताया, प्लुत स्वर का चिन्ह जैसे कि ये बनता है। जैसे ये शब्द लिखा हुआ है राम, अब इसको आप राइम नहीं पढ़ेंगे, ये रा के बाद में जो ये प्लुत स्वर का चिन्ह है तो इसको आप राम इस प्रकार से लंबे उच्चारण के साथ में इसको पढ़ा जाता है। मित्रों, मैं बीच में एक बात और लेना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी बात की आपके अर्धमात्रिक, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, इनको मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से पूरा स्पष्ट करना चाहूँगा। हर विद्यार्थी ने आपने मुर्गे की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। जब प्रातः काल मुर्गा बोलता है, मुर्गा सारे के सारे मात्राओं को हमें स्पष्ट रूप से समझा देता है। अब आप कहेंगे सर, एक मुर्गा हमें मात्राओं के बारे में जानकारी कैसे देता है? तो मुर्गे की आवाज़ आपने भी सुनी होगी और मैं भी यदि आप कहें तो आपको बोल के सुना दूं। जब सवेरे मुर्गा बोलता है तो मुर्गे की आवाज़ ये रहती है, कुक कुकू कू। पहले हल्की आवाज़ में कुक, अर्धमात्रिक, फिर एक मात्रिक, फिर द्विमात्रिक, और अंत में वो लंबी कू की ध्वनि टेर निकालता है। तो जो अपन टेर निकालते हैं उनको प्लुत स्वर के नाम से ही जाना जाता है। इसमें आप जरा सा भी संशय नहीं रखें।
अलग से कोई प्लुत स्वर संस्कृत में नहीं होते। जैसे आपने 5 मान लिए, ऋष होते हैं, 8 दीर्घ होते हैं, पता नहीं कितने और प्लुत स्वर होंगे, ऐसा नहीं है। प्लुत स्वर ऋष और दीर्घ को ही मिलकर के बनते हैं उनके लंबे उच्चारण के लिए। तो मित्रों, व्यंजन की संख्या 33 हो गई, अच की संख्या 13 हो गई। 33 और 13 मिलकर के ये 46 बन गए। अब मैं आगे आपको लेके जाऊंगा 2 वर्ण आपके पाठ्यक्रम में और आते हैं, जिसमें पहला है विसर्ग और दूसरा है अनुस्वार। जब इन दोनों को मिलाया जाए, इन दोनों का एक नाम बनता है। विसर्ग और अनुस्वार को मिलकर उनको अयोगवाह कहा जाता है। और संस्कृत के आपके पाठ्यक्रम में 2 अयोगवाह है। विसर्ग जिनका उच्चारण अ और ह, अह, और अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। तो कुल मिलाकर के 33 व्यंजन, 13 स्वर और 2 अयोगवाह। आपके पाठ्यक्रम में जो संस्कृत में वर्णों की संख्या है वो बन गई 8 यानी कि 48। 8 त्रयोत्रिंशत् हो गए आपके हल, 13 हो गए व्यंजन, 2 हो गए अयोगवाह, और कुल मिलाकर के 48 वर्ण आपकी संस्कृत की वर्णमाला में है। जो आपने ऋस्व और दीर्घ स्वर पढ़े हैं उसमें भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 13 स्वरों में से 4 को समान स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं? समान स्वर। जैसे अ और आ, अ का दीर्घ आ हो गया तो अ आ समान स्वर में आ गए। ई का दीर्घ ई हो गया, समान स्वर हो गए। ऊ का दीर्घ ऊ हो गया, समान स्वर हो गया। और री का दीर्घ री हो गया। तो 4 और 4 8, ये क्या बन गए? समान स्वर। और जो ये अंतिम वाले 4 आप देख रहे हैं, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, इनका नाम दिया है संध्याक्षर। क्या दिया है? संधि अक्षर। अर्थात ये वर्ण संधि वर्ण माने जाते हैं। मित्रों, मैं आपको स्वरों का एक और वर्गीकरण बताना चाहूँगा, जिसमें संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत, ये भी वर्णों का एक वर्गीकरण है। जैसे संवृत का मतलब होता है मुख का संकुचन होना, और विवृत का मतलब होता है मुख का पूरा खुल जाना। जो आपने 13 स्वर पढ़े हैं, इन 13 स्वरों को इन 4 भागों में कहीं न कहीं रखा जाता है। ये उनके उच्चारण की मुद्रा या दशा को दे करके वर्गीकरण किया गया है। जिसमें पहला आता है संवृत। इसमें ई उ, ये 4 स्वर लिए जाते हैं। इनके उच्चारण में जो हमारा मुख द्वार है वो पूरी तरह से संकरा यानी कि संकुचित हो जाता है। आप चाहें तो इसका उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि जब आप ई ऊ का उच्चारण करेंगे तो आपका मुख द्वार है वो पूरी तरह से संकुचित होगा। और जो अर्धस्वरित उसके पश्चात में आते हैं, अर्ध यानी आधा संकुचन, अर्थात पूरा मुख का संकुचन नहीं होकर के थोड़ा संकुचन होता है। इसमें ए ओ, जिसमें हमारा मुख है वो कम संकरा होता है, जिस कारण से इनको अर्धसंवृत की श्रेणी में लिया जाता है। विवृत, जैसा पहले मैंने अभी आपको बताया कि विवृत का मतलब होता है मुख का पूरी तरह से खुलना, फैलना। आ, जब इस वर्ण का आप उच्चारण करेंगे आपका मुख पूरी तरह से खुल जाएगा, आ, और पूरी तरह से मुख खुलने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ गया? विवृत। मुख द्वार पूरा खुल जाए जिसका उच्चारण करते समय उसको विवृत कहते हैं। उसके बाद में आता है अर्धविवृत। जिस प्रकार से संवृत का अर्धसंवृत था, ठीक उसी प्रकार से विवृत का भी अर्धविवृत होता है, जिनके उच्चारण करते समय मुख द्वार पूरी तरह से नहीं खुल करके थोड़ा सा खुलता है। जैसे अ, आई, औ। जब इन 3 स्वरों का आप उच्चारण करेंगे तो आपका मुख द्वार आ की तरह नहीं खुल करके हल्का सा खुलेगा, तब इसका नाम पड़ गया अर्धसंवृत। तो मित्रों, एक बार पुनः देख लें कि संस्कृत में वर्ण विचार के बारे में। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा को देखिएगा। वर्णाः न विभक्ता, वर्ण बांटे नहीं जा सकते।
वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं होते। वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, हल और अच। 14 माहेश्वर सूत्रों में से संस्कृत के वर्ण की उत्पत्ति मानी जाती है। जी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक बार आपके पुनः दोहरान के लिए बता दूँ कि 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, उनमें से 4 से अच की उत्पत्ति होती है और अंतिम 10 से हल की उत्पत्ति होती है। व्यंजन के प्रकारों के बारे में बात करें तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म भी 4 होते हैं और तीनों 25 + 4 + 4 मिलकर के 33 संस्कृत में कुल हल माने जाते हैं। जब अच की बात की जाए तो अच के भी मुख्य रूप से 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। मात्राओं के बारे में आपको बता चुका हूँ और एक बार पुनः कह दूँ कि उच्चारण के काल में लगा गया समय ही मात्रा कहलाती है। ह्रस्व स्वर संख्या में 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और लृ। लृ का प्रयोग हालांकि वर्तमान में लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग कम होने लग गया है, लेकिन वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग अधिकांशतः हुआ करता था। दीर्घ स्वर संख्या में 8 होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। और प्लुत स्वर जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंबी टेर देने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए जब किसी का उच्चारण द्विमात्रिक से अधिक करना हो तो प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। दो अयोगवाह के बारे में आपको बता दिया कि विसर्ग और अनुस्वार 2 अयोगवाह हो गए, 33 व्यंजन, 13 स्वर और 2 अयोगवाह, कुल मिलाकर के आपके संस्कृत की वर्णमाला में 46 की संख्या में वर्ण माने जाते। स्वरों का एक और वर्गीकरण संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। जैसा मैंने बताया, जब उनके उच्चारण में हमारा मुख द्वार पूरी तरह से संकरा हो जाए तो वो संवृत कहलाएगा, और जिसके उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार हल्का सा संकरा हो या हल्का सा उसमें संकोचन होता है तो वो अर्धसंवृत कहलाएगा। और विवृत में हमारा मुख पूरी तरह से खुल जाता है, पूरी तरह से फैल जाता है तो उसको विवृत कहते हैं। और जब हमारा मुख किसी स्वर के उच्चारण करते समय आधा खुल जाए, पूरी तरह से न खुल के हल्का सा खुले, उन्हें अर्धविवृत स्वर कहा जाता है। धन्यवाद मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपका अधिक समय ज़ाया नहीं करूँगा। आप मुझे अपनी टिप्पणी से ज़रूर अवगत करवाएं और इसमें कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में इससे भी अधिक जो तकनीकी खामियां थी उनका पूरा निराकरण करते हुए और अधिक सुधार ला करके आपके सामने पेश करना चाहूँगा। और वर्ण का जो उच्चारण काल भी मैंने आपको बताया, तो उस उच्चारण को लेकर के, वर्णों का उच्चारण स्थान को लेकर के मैं आपके सामने अगला वीडियो बहुत ही जल्द पेश करना चाहूँगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरा ये पहला प्रयास, एक छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें और शेयर करें। इसमें कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है इस टिप्पणी से मुझे ज़रूर अवगत करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद।